Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we will study about blood film preparation. It is also known as blood film और blood smear. और जब हमारे पास ये लैब में टेस्ट आता है तो बेसिकली आता है PBP या फिर PBS के नेम से. PBP मतलब पेरिफेरल ब्लड प्रिपरेशंस एंड PBS मीन्स पेरिफेरल ब्लड स्मेयर. अब ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, किन कंडीशंस में करवाया जाता है? इट इज़ डन फॉर ऑब्जर्विंग आरबीसीज मॉर्फोलॉजी कि आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी किस तरह की है. डिफरेंट एनीमिक कंडीशंस में आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट तरह की होती है. सबसे पहले तो आरबीसीज 5 to 7 डेज में एक मेच्योर सेल बनता है. डिफरेंट के डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है. कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है? जैसे सबसे पहले आ जाता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, देन आ जाता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, देन आ जाता है पॉली क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, देन हमारे पास आता है नॉर्मोब्लास्ट, देन वो बनता है रेटिक्यूलोसाइट, देन वो हमारे पास एक बन जाता है मेच्योर रेड सेल आफ्टर 5 to 7 डेज और इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज. अब ये तो हम लोगों ने बता दिया इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस. सम टाइम रेटिकुलोसाइट्स जब एक्सेस हमारे ब्लड में आ जाएंगे तो वो डिफरेंट कंडीशंस में आते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया में, एनीमिया में, या ब्लड लॉस हुआ है या कोई क्रॉनिक कंडीशन है, तब रेटिकुलोसाइट्स हमारे ब्लड में एक्सेस होते हैं, या फिर आप कह लें कम अमाउंट में भी हो सकते हैं. अब तो हमने यहाँ पे क्या कहा, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देखनी है. ठीक है, अब आरबीसीज हमारे पास दो तरह से आ सकते हैं. एक हमारे पास उनको हम लोग कहते हैं पोइकिलोसाइट्स और एक हम लोग उसको कहते हैं एनाइसोसाइट्स. पोइकिलोसाइट्स मतलब कि आरबीसीज की शेप में वेरिएशन आ रही है. एनाइसोसाइटोसिस मतलब कि आरबीसीज की साइज में वेरिएशन आ रही हो तो हम लोग उसको कहेंगे एनाइसोसाइट्स. जैसे कि अगर सेल का साइज नॉर्मल साइज से कम है तो इसको हम लोग कहेंगे माइक्रोसाइट या माइक्रोसिटिक सेल. अगर इसका साइज नॉर्मल सेल से ज़्यादा है तो इसको क्या कहा जाएगा, मैक्रोसाइट या मैक्रोसिटिक सेल. ये तो आ गया एनाइसोसाइट्स मतलब कि आरबीसीज के साइज में वेरिएशन आ रही है. अगर आरबीसीज की शेप में वेरिएशन आ रही होगी तो उसे कहा जाएगा पोइकिलोसाइटोसिस. ठीक है, अब आरबीसीज की शेप में किस तरह से वेरिएशन आ सके, जैसे कि अगर आप लोग देखें सिकल सेल डिजीज में तो उसमें आरबीसीज कुछ इस तरह से हो जाता है. नॉर्मल आरबीसीज कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से. ठीक है, अब सिकल सेल डिजीज में हम लोगों ने बता दिया इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से कि आरबीसीज आपस में स्टिक करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं. इसके अलावा भी आरबीसीज की डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेड आरबीसी हो गया, एलिप्टोसाइट हो गया, स्टोमेटोसाइट हो गया, इसके अलावा पेंसिल शेप सेल्स हो गए, इसके अलावा टीयर ड्रॉप सेल्स हो गए, ओवेलोसाइट्स हो गए. डिफरेंट आरबीसीज की मॉर्फोलॉजीज होती हैं इन एबनॉर्मल कंडीशंस. इसके अलावा ब्लड फिल्म प्रिपरेशन इज डन फॉर DLC, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. अब दो तरह से आता है, एक तो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसमें देखते हैं कि टोटल WBCs कितने हैं, और एक आ जाता है DLC, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हम लोग किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें DLC को तो इसमें हम लोग अपने WBCs को दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं. एक तो आ गया ग्रेनुलोसाइट्स और एक आ गया ए ग्रेन्युलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट में इसके आगे फर्दर 3 हमारे पास सब डिवीजन्स आ जाती हैं. एक तो न्यूट्रोफिल्स आ गए, बेसोफिल्स आ गए, इओसिनोफिल्स आ गए. इस तरह ए ग्रेनुलो में हमारे पास आ जाता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स. तो हम लोग ये बेसिकली देख रहे होते हैं कि न्यूट्रोफिल्स अगर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, इओसिनो आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, बेसो आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं. अब इनके डिफरेंट इस तरह से ना हमें माइक्रोस्कोपी में ये विजिबल हो रहे होते हैं.
जैसे कि अगर न्यूट्रोफिल्स को देखा जाए ना तो इसमें इस तरह से ना 3 to 5 लोब्स होते हैं। अगर बेसोफिल्स को अगर हम लोग देखें तो उसमें इस तरह से एक सिंगल लोब होता है। इओसिनोफिल्स को देखें तो उसमें हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, ये बाइलोब्यूलेटेड होता है। इस तरह अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स को देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है, मतलब ये सारा पार्ट जो है वो कलर्ड होता है, इतना पार्ट जो है इसका एम्प्टी होता है। इस तरह अगर मोनोसाइट्स को देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से नजर आते हैं। अब ये जो सेल्स हैं जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसमें साथ हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे हमें ग्रेन्यूल्स भी नजर आ रहे होंगे, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट्स नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होगा। तो इन सब मॉर्फोलॉजीज को देखते हुए हम लोग डीएलसी की माइक्रोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो डन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ हीमोपैरासाइट्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम या मलेरिया। इस तरह से कोई पैरासाइट अगर हमारे ब्लड में आ रहा है तो उसको एग्जामिन करने के लिए भी ब्लड फिल्म प्रिपरेशन या ब्लड स्मेल टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा सेल काउंट असेसमेंट के लिए कि आरबीसीज का काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसीज का, प्लेटलेट्स का, तो इन काउंट को असेस करने के लिए भी पेरिफेरल ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, इसके लिए हमें चाहिए होती है स्लाइड्स, सेपरेटर, ब्लड और पाइपेट। अब ब्लड हम एट अ टाइम भी प्रिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंसर। लेंसर से हम लोगों ने ब्लड को प्रिक किया और डायरेक्ट स्लाइड बना ली। इसके अलावा ईडीटी ब्लड यूज़ करते हुए भी हम लोग स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, ये इसका प्रोसीजर क्या है। प्लेस अ ब्लड ड्रॉप ऑन स्लाइड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। अब इसके लिए हम लोगों ने एक स्लाइड लेनी होती है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस तरह से हम लोगों ने एक स्लाइड लेनी होती है, जिसकी एक साइड जो होती है 25 mm उसकी लेंथ और एक जो है उसकी साइड 75 mm की हो। अब हम लोगों ने एक स्लाइड ले लेनी है, उसके 1 सेंटीमीटर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर यहाँ पर ब्लड ड्रॉप ऐड करना है। अगर आप लेंसर से करें तो आपने फिंगर पिक करनी है और यहाँ पर इस तरह से ब्लड ड्रॉप लगा देना है। और अगर आप दूसरी तरीके से कर रहे हैं ईडीटी ब्लड यूज़ करते हुए, एक तो आप वायर के थ्रू ही आप उस पर स्लाइड पर ब्लड ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका ब्लड एक्सेस अमाउंट में ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से थिक स्मेयर बनेगा। इसलिए आपको यूज़ करनी चाहिए पाइपेट। पाइपेट से आप लोगों ने ब्लड उठाना है और सिंपली यहाँ पर एक ड्रॉप प्लेस कर देना है। Now place spreader and move spreader back so it touches the blood drop. अब यहाँ पे आपने प्लेस करना है स्प्रेडर को, इस तरह से स्प्रेडर स्लाइड की तरह ही होता है। यहाँ पे स्प्रेडर प्लेस करना है, स्प्रेडर को थोड़ा सा पीछे करना है, ये जो ब्लड ड्रॉप होगा वो इस तरह से सेपरेट कर जाएगा। नाउ पुश स्प्रेडर टू इट्स स्लाइड लेंथ। अब इस तरह से स्प्रेडर को आगे की तरफ पुश करना है। किस तरह से ये बेसिकली होता है, जैसे कि ये आपकी स्लाइड है, यहाँ पर आपने एक ब्लड ड्रॉप प्लेस किया। ब्लड ड्रॉप प्लेस करने के बाद स्प्रेडर को इस तरह से रखना है। स्प्रेडर का एंगल आपने रखना है 30 डिग्री। इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पे आपने स्प्रेडर को रखना है। जब आपने यहाँ पे ब्लड ड्रॉप प्लेस किया तो स्प्रेडर को थोड़ा सा इस तरह से पीछे करना, तो यहाँ पे ब्लड ड्रॉप स्प्रेड कर जाएगा। पीछे करने के बाद जब ब्लड ड्रॉप स्प्रेड कर जाए तो आपने इसको इस तरह से रिपीटली आगे की तरफ मूव करना है। नाउ एयर ड्राई स्मेयर बिफोर स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग करने से पहले आपने स्मेयर को प्रॉपरली ड्राई कर लेना है ताकि वो स्ट्रेनिंग के दौरान वॉश आउट ना हो जाए। व्हेन ड्राई राइट नेम एंड सैंपल नंबर ऑन स्लाइड विद पेंसिल। ड्राई करने के बाद इस पर पेशेंट का नेम या जो सैंपल नंबर होगा या लैब नंबर होगा वो आपने उसके ऊपर लिख देना है लेड पेंसिल से। लेड पेंसिल से लिखने से क्या होगा, जब आप स्ट्रेनिंग करेंगे या इसको डिफरेंट वॉशिंग प्रोसीजर से गुजारेंगे तो जो उसका लैब नंबर है या पेशेंट नेम है वो स्लाइड से रिमूव नहीं होगा। अब ये करते हुए हमारे पास डिफरेंट एरर्स भी आ सकते हैं, डिफरेंट एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं, जैसा कि इरेगुलर स्प्रेड, आपने प्रॉपरली स्मेयर को स्प्रेड नहीं किया, उसकी प्रॉपरली हेड एंड टेल नहीं बनाई, इनएडिक्वेट उसकी प्रोसीजर है। इसके अलावा अगर स्लाइड डस्टी है तब भी एरर्स आ सकते हैं। इसके अलावा डिले इन फिक्सिंग, आपका स्मेयर बन गया हुआ है और आपने उसको फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। इसके अलावा इनएडिक्वेट फिक्सिंग टाइम, जैसे कि आपने स्मेयर को फिक्स करना था 5 मिनट्स में, आपने उसको फिक्सिंग में रहने दिया, फिक्सिंग मटेरियल में 10 to 15 मिनट्स के लिए, तब भी हमारे जो स्लाइड्स हैं वो सही से नहीं बनेंगी। अब इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेन यूज़ किए जाते हैं स्लाइड को स्ट्रेन करने के लिए, जैसे कि रिगेट स्ट्रेन,
लिशमान स्ट्रेन, जिम्जा स्ट्रेन। सो ये स्ट्रेन्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर इस लेक्चर में से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।